एक बार अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली ना स्टूडेंट्स, तो ये समझ लिए आप लोगों के जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ना, आज की इस क्लास में आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो आपका चैप्टर है ना ये स्टूडेंट्स, कौन सा चैप्टर है? यूरो में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो आपका चैप्टर है भाई साहब, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरा का पूरा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना, तो ये समझ लिए स्टूडेंट्स, बोर्ड में अगर कोई भी प्रश्न, अगर लघुत्तरी प्रश्न अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पेपर में, चाहे दीर्घ उत्तरी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए ना, तो आप लोग उसका आंसर स्टूडेंट्स बहुत जल्दी दे सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, किन किन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, आज मैं बात करूंगा बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और आज मैं बात करूंगा सारे के सारे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में और लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आज की क्लास जो जो छात्र मिस करेंगे ना, वो समझ लिए आज अपने लिए बहुत बड़ा, ठीक है, अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, वो छात्र जो छात्र इस क्लास को मिस करेंगे, तो उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा वो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास बिल्कुल देखना। ठीक है, और कोई क्लास देखें या ना देखें, लेकिन आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं, और उन बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ पेपर में आने लायक हैं। ठीक है, और सारे के सारे अति लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना समझ लीजिए, आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोगों की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब देखिए, यहाँ पर हम अपना पहला प्रश्न लाते हैं। ठीक है, जितने भी छात्र क्लास 10th में हैं, और उन छात्रों के लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मैं ये वादा कर रहा हूँ, अब आपके पेपर में चाहे बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिया जाए, चाहे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछ लिया जाए, और चाहे लघुत्तरी प्रश्न पूछ लिया जाए, चाहे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछ लिया जाए, आप लोग उन प्रश्नों का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देख लेते हैं। ठीक है, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस क्लास को पूरा का पूरा देख लिया ना, तो आप लोगों को ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कोई भी प्रश्न अगर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, कि राष्ट्रवाद। अब देखिए प्रश्न नंबर, देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा देश है? तो ये जो प्रश्न है आप लोगों का, मैंने किस चैप्टर से उठाया? तो इस प्रश्न को मैंने, जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, उस चैप्टर से मैंने इस प्रश्न को उठाया। ठीक है, तो इसका देखिए स्टूडेंट्स, जो राइट आंसर क्या होगा आप लोग सही कर लीजिएगा। जो नंबर बी जो ऑप्शन है फ्रांस को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या करें कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये देखिए प्रश्न नंबर आपका सेकंड रहेगा, प्रश्न नंबर का अगला। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। पहले आप लोग बहुविकल्पी, जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले आप लोग देख लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो पेपर में आने लायक हैं, पहले उन प्रश्नों को देख लीजिए। फिर हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में जो पेपर में आने लायक हैं, उन प्रश्नों के बारे में फिर हम बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न करें, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जो मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड कह रहा है कि जो फ्रांस की क्रांति जो हुई, अब देखिए प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? नंबर ए ऑप्शन देखिए आप लोगों का दिया है 1788, और नंबर बी ऑप्शन दिया है 1789, नंबर सी ऑप्शन दिया है 1790, और नंबर डी ऑप्शन दिया है 1787। अब देखिए इसमें देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब आप लोग क्या करें, पेपर कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। ठीक है, नोट करते हुए चलें प्रश्नों को। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। अब देखिए यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं, अब प्रश्न नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न को मिस मत करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्न नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसमें देखिए आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया है 1815, नंबर बी ऑप्शन दिया है 1830, और नंबर सी ऑप्शन दिया 1848, और नंबर डी ऑप्शन दिया है 1871।
1871 नंबर डी ऑप्शन दिया है, फिर नंबर ए ऑप्शन दिया 1815। अब इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए राइट आंसर जो होगा आपका जो सी नंबर जो होगा हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे प्रश्नों को नोट भी करते चलिए। ठीक है, अब नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1848 को सही कर लीजिएगा, है ना। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई वो 1848 में हुई। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और देखिए हम और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर जो मेरा 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली जो सोसाइटी है, कहने का मतलब जो यंग इटली जो सोसाइटी है, ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसमें देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी, और नंबर बी ऑप्शन दिया है बिस्मार्क, और नंबर सी ऑप्शन दिया है काबूर, और नंबर डी ऑप्शन दिया है मेजनी। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक आप लोगों का सही हो जाएगा मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन सही हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स चलिए मैं ये वादा कर रहा हूँ आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाई गई है ताकि आप लोग पेपर में अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास पूरी की पूरी देखनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोग समझ लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय। ये देखिए प्रश्न नंबर आप लोगों का कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर आप लोगों का ये 5 रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर आप लोगों का 5 रहेगा कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का एकीकरण का जो श्रेय है इनमें से किसे दिया जाता है? तो देखिए नंबर ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है। नंबर ए ऑप्शन दिया है आप लोगों का ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? नंबर ए ऑप्शन दिया है ऑटो वन बिस्मार्क। अब देखिए नंबर बी ऑप्शन दिया है काइजर प्रथम। नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है? काइजर प्रथम। और नंबर सी ऑप्शन दिया हिटलर, और नंबर ख ऑप्शन दिया है मेतस्नी। अब देखिए इसका देखिए राइट आंसर हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क को सही कर लीजिएगा। ऑटो वन बिस्मार्क आप लोगों का सही हो जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के जो एकीकरण का जो श्रेय है वो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से याद रखेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क को जो जर्मनी के जो एकीकरण का जो श्रेय है वो इनमें से किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है वो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। अब चलिए हम देखिए प्रश्न नंबर देखिए पूरा का पूरा क्लास को देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो मैंने क्लास बनाई है बिल्कुल मैंने हर तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ढूंढा है। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में आने लायक है, सिर्फ उसी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि जो नेपोलियन का जो संबंध था। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि नेपोलियन का जो संबंध जो था वो किस देश से था। ठीक है, ये आपका देखिए प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है जर्मनी, और नंबर बी ऑप्शन दिया है इटली। नंबर ए ऑप्शन दिया है जर्मनी, नंबर बी ऑप्शन दिया है इटली, नंबर सी ऑप्शन दिया है फ्रांस, और नंबर डी ऑप्शन दिया है इंग्लैंड। अब देखिए इसमें जो नंबर सी ऑप्शन जो दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया है? फ्रांस को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो बढ़ते हैं और आगे। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर जो 7 है, प्रश्न नंबर 7 को स्क्रीन पर लाते हैं कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। ये आपका प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, कि जो इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया। ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा रहेगा? तो ये प्रश्न नंबर आपका 7 रहेगा। प्रश्न नंबर 7 रहेगा कि जो इटली का जो एकीकरण है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया। तो इटली का जो एकीकरण है वो, अब देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है गैरीबाल्डी, नंबर बी ऑप्शन दिया है बिस्मार्क, और नंबर सी ऑप्शन दिया है नेपोलियन, और नंबर डी ऑप्शन दिया है विलियम प्रथम। ठीक है, नंबर डी ऑप्शन दिया क्या? विलियम प्रथम। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि जो इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया। तो गैरीबाल्डी, ठीक है, गैरीबाल्डी जो है आपका ये सही हो जाएगा, गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का ए नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आप चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8 का देख लेते हैं क्या है कि प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जो 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, ठीक है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या हुआ।
तो यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या हुआ। नंबर ए ऑप्शन दिया है, नंबर ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि गणतंत्र की घोषणा हुई, सॉरी गणतंत्र की स्थापना हुई। अब नंबर बी ऑप्शन दिया है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, और नंबर सी ऑप्शन दिया है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। अब नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है कि सैन्य शासन की स्थापना हुई, ये नंबर डी ऑप्शन दिया है कि सैन्य शासन की स्थापना हुई। अब देखिए नंबर, देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रश्न के 2023 में आने की सारी संभावनाएं, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका गणतंत्र की स्थापना हुई, नंबर ए ऑप्शन जो है इसका सही कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन जो है इसका सही कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, अब हमने देखिए यहाँ पर आपके देखिए कितने, अब देखिए ये जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न हमने कहाँ पर कितने 8 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करें। अब हम आपको सॉल्व कराएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न स्टूडेंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक। सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है और आप लोग सिर्फ इतने ही बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़कर चले जाना, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है। अब चलिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लाते हैं स्क्रीन पर। अब देखिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए मेरा जो पहला देखिए प्रश्न क्या है कि नारीवाद क्या है, क्या था, ठीक है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नारीवाद क्या है, ठीक है। नारीवाद क्या था, ये कौन सा प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नारीवाद क्या था, ठीक है। देखो ऊपर लिखा है, देखो ये लिखा है ऊपर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए नारीवाद क्या था, तो इसके बारे में बात करेंगे कि नारीवाद जो है ये क्या था। तो नारीवाद क्या था इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए जो स्त्री पुरुष है, ठीक है। अब देखिए स्त्री पुरुष के बारे में समझाएंगे आपको। देखिए नारीवाद क्या, आप देखिए कैसे समझाते हैं कि स्त्री पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है, ठीक है। जिस तरह से मान लीजिए स्त्री है, पुरुष है, उसको अगर हम सामाजिक और आर्थिक रूप में देखें तो जो राजनीतिक जो समानता की जो सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध क्या कहलाता है, तो महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। इतना आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अब देखिए अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 2 कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 रहेगा कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 प्रसिद्ध चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक सरियू। ये तो बहुत छोटा नाम है, इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही छोटा नाम है, फ्रेडरिक सरियू याद कर लेना, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में, अब देखिए प्रश्न नंबर देखिए क्या करें, प्रश्न नंबर 3 कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, ठीक है। ये देखिए प्रश्न है आपका, नोट कर लीजिए, फिर हम इसका आंसर आप लोगों को लिखाएं। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो जर्मन राष्ट्र का जो प्रथम सम्राट जो था वो कौन घोषित किया गया। तो चलिए यहाँ पर हमको निम्न कारण बताने पड़ेंगे। तो चलिए इसका देखिए आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो बिस्मार्क का, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो जर्मनी के एकीकरण में जो आपके ऑटो बिस्मार्क हैं, ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। अब और आगे बात कर लेते हैं कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। इतना समझ में आया कि अब देखिए इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो अब साथ ही साथ में कहा गया कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया।
तो आप लोग क्या करें, इस तरह पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को लिखने का, अगर आप लोगों को मत कहने का मतलब आप लोगों को अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाद में क्या करें, कॉपी में नोट करके इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण में ऑटोवन बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण में ऑटोवन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो जो ऑटोवन बिस्मार्क जो थे, इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। फिर आगे और बात कर लेते हैं कि प्रसा के राजा जो हैं विलियम प्रथम। अब देखिए, प्रसा के राजा जो हैं विलियम प्रथम, इनको प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। अब देखिए, अब प्रश्न नंबर, देखिए ये प्रश्न नंबर 3 हो गए, ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न नंबर 3 हो गए। इन प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि ऑटोवन बिस्मार्क, ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 4 रहेगा, है ना। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, और यहाँ पर हमको समझाना है। जो ऑटोवन बिस्मार्क है, ठीक है, 101% के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, एक भी क्लास को मिस मत करना। ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, यहाँ पर हमको 2 कारण लिखने हैं, ठीक है। 2 कारण हमको बताने कि जो ऑटोवन बिस्मार्क हैं उनको जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। तो आप लोग ऐसा करिए, पहले इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और फिर हम इसका जो आंसर है सॉल्व कराते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 कारण पूछे गए आप लोगों से, कितने, आप लोगों से यहाँ पर 2 कारण पूछे गए। तो 2 कारण आप लोगों को दे देने और इसका आंसर लिख देना। तो प्रश्न में कहा गया कि ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए 2 कारण बताने। तो पहला देखिए कारण क्या है, पहला कारण लिखा कि बिस्मार्क ने क्या किया, तो बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत, इसका आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए, नंबर 1 हेडिंग डालिए कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत क्या किया। तो बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत क्या किया कि जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर आपसे कितने 2 कारण पूछे गए थे, ठीक है, 2 कारण पूछे गए थे, जिसमें से हम 1 कारण के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए नंबर 2 इसका कारण क्या रहेगा, नंबर 2 देखिए इसका कारण क्या रहेगा। नंबर 2 कारण के बारे में बात करते हैं कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया, ठीक है। तो बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का भी पालन किया था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं क्या कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा रहेगा, ये आपका प्रश्न नंबर 5 रहेगा, ठीक है, कि निरंकुशवाद। अब देखिए निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य, निरंकुशवाद जो ये शासन व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, समझिए यहाँ पर बात को मेरी, कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए, अब निरंकुशवाद क्या होता है इसको पहले सही से समझ लीजिए, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके कौन से प्रश्न, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। क्योंकि आपके जो अति लघु उत्तरी प्रश्न ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आपके लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं, लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले आप लोग ऐसा करिए, इस प्रश्न को देख लीजिए कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। तो निरंकुशवाद किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती है। इतना आप लोगों को समझ में आया है, तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 1 रहेगा। प्रश्न नंबर 1 कौन सा रहेगा, वो भी लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के कौन से, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लघु उत्तरी प्रश्न। अब देखिए, तो लघु उत्तरी प्रश्न हम यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में जो आपका पहला देखिए प्रश्न क्या रहेगा, तो देखिए लघु उत्तरी प्रश्न आपके हम स्टार्ट करने वाले हैं। और लघु उत्तरी प्रश्न में जो आपका पहला जो प्रश्न रहेगा, पहला देखिए प्रश्न क्या रहेगा कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर 1 रहेगा कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करो। नेपोलियन ने कौन कौन से ऐसे सुधार किए जिनका आप में यहाँ पर वर्णन करना है, ठीक है। तो नेपोलियन, अब उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि नेपोलियन ने ऐसे कौन कौन से सुधार किए, तो उनके बारे में वर्णन करेंगे।
आप देखिए देखिए अब ये बात हो रही है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे ये विश्व के महानतम महानतम व्यक्तियों में से एक थे। जो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे ये विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक माने जाते थे। अब इसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। इसके सुधार जो हैं, अब इसने जो सुधार किए हैं, अब हम उनके सुधारों के बारे में बात करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसे कौन कौन से सुधार किए जो निम्नलिखित हैं, जो यहाँ पर बताए गए हैं, और हम आप लोगों को बताएंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसे कौन कौन से सुधार किए। तो चलिए हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग डालिए यहाँ पर, फर्स्ट हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर कौन सी फर्स्ट हेडिंग डालिए? शासन संबंधी सुधार। पहली हेडिंग डालिए शासन संबंधी सुधार और इसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहली हेडिंग डालिए शासन संबंधी सुधार। अब देखिए नेपोलियन के शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। जो नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था जो थी वो किस पर जो नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित थी? तो नेपोलियन की जो शासन व्यवस्था जो थी वो उसकी व्यवस्था प्रतिभा है ना, और व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। इतना आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए और आगे बात करते हैं। अब देखिए देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर डाला। ठीक है, अब जिस तरीके से मान लीजिए कि देश की जो अराजकता है, देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने क्या किया कि देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने क्या किया कि उसने शासन का जो केंद्रीकरण है, ठीक है, शासन का जो केंद्रीकरण है उसको क्या कर दिया, उसने शासन का केंद्रीकरण कर डाला। ठीक है, मतलब देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आप देखिए नंबर सेकंड हेडिंग डालिए, नंबर सेकंड हेडिंग डालो स्टूडेंट्स, नंबर सेकंड हेडिंग डालो आर्थिक सुधार। नंबर सेकंड हेडिंग डालो। आप देखिए यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने कई सुधार किए, जैसे कि आर्थिक सुधार भी किए हैं। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्थिक सुधार कौन कौन से किए हैं तो उसके बारे में वर्णन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, इसमें भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें देखिए कई प्रकार से देखिए नेपोलियन परिषद, नेपोलियन ने पेरिस में किसकी स्थापना की? तो नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। ठीक है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। अब देखिए नेपोलियन ने पेरिस में किसकी स्थापना कराई? तो नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। ठीक है, अब देखिए इसने और आगे कई कार्य किए, जैसे कि मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगा दिया। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जितने भी मादक पदार्थ हैं और जो आपका नमक है, ठीक है, उस पर क्या किया नेपोलियन बोनापार्ट ने कर लगा दिया। ठीक है, और जो मजदूरों का जो वेतन है वो क्या किया गया? अब देखिए मजदूरों का जो वेतन है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि मजदूरों का जो वेतन है वो निश्चित समय पर नहीं दिया जाता था। ठीक है, मजदूरों का जो वेतन है वो निश्चित समय पर नहीं दिया जाता था, तो यहाँ पर क्या किया गया कि मजदूरों का वेतन है वो निश्चित समय पर दिया जाने लगा, है ना। अब देखिए मजदूरों का वेतन है वो निश्चित समय पर दिया जाने लगा। जिस तरीके से मान समझ सकते हैं कि चोर बाजारी और सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया गया। ठीक है, जितनी भी चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी सबको समाप्त कर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपके लिखवा चुके हैं। ठीक है, नंबर 3 हेडिंग देखिए इसकी क्या रहेगी। आप नंबर 3 हेडिंग डालिए। अब देखिए नंबर 3 हेडिंग है धार्मिक सुधार। नंबर 3 हेडिंग डालिए धार्मिक सुधार। इसने कई धार्मिक सुधार भी किए, नेपोलियन बोनापार्ट ने कई धार्मिक सुधार भी कर डाले, जैसे कि नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। नेपोलियन ने क्या किया कि अपने जो उनके जो देशवासी जो थे उनको धार्मिक जो स्वतंत्रताएं जो थी वो प्रदान करने के प्रयास किया। ठीक है, साथ ही साथ में क्या किया कि राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई थी। अब देखिए ये देखिए नंबर 3 हो गए। अब देखिए नंबर 4 हेडिंग डालिए। नंबर 4 हेडिंग डालिए शिक्षा संबंधी सुधार। उसने कई शिक्षा संबंधित सुधार भी किए हैं, जैसे कि अब शिक्षा संबंधी सुधार में उसने क्या किया, शिक्षा संबंधी सुधार भी किए, जैसे नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। जैसे क्या क्या सुधार किए, उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। ठीक है, उसने फ्रांस में किसकी नींव डाली? उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। और साथ ही साथ में क्या किया, और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई। अब ये स्टूडेंट्स आपका प्रश्न पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है। ठीक है, अभी प्रश्न आपका पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। आप चलिए अब यहाँ से हम आपके सॉल्व कराएंगे कौन से प्रश्न? अब यहाँ से हम सॉल्व कराएंगे आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ से हम आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न सॉल्व कराने जा रहे हैं।
ठीक है। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप लोग ऐसा करिए, पहले इस प्रश्न को लिख लीजिएगा और फिर हम आप लोगों को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इसको लिख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि जो 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या क्या प्रभाव पड़े, है ना। इस प्रश्न को पहले लिख लीजिएगा, ये आपका प्रश्न नंबर 1 रहेगा। प्रश्न नंबर 1 रहेगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या क्या प्रभाव पड़े। आप देखिए कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ठीक है। समझ में आया, लिखना स्टार्ट करें कि 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप पर निम्न प्रभाव पड़े, निम्न व्यापक प्रभाव पड़े, है ना, इतना लिखेंगे। अब देखिए निम्न व्यापक प्रभाव पड़े तो कौन कौन से व्यापक प्रभाव पड़े और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फ्रांस पर प्रभाव। सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे, तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर फ्रांस पर प्रभाव। तो फ्रांस पर प्रभाव हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 1, अब देखिए इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे कि लुई वंश, जो आपका लुई वंश जो था, लुई वंश के शासन का अंत हुआ, ठीक है। लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई, ठीक है। जो लुई वंश का जो शासन था उसका अंत हो गया और उसके स्थान पर किसकी स्थापना हुई, और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक जो शासन है, उसके स्थान पर जो लोकतांत्रिक शासन है उसकी स्थापना कर दी गई। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नंबर 2 डालेंगे। नंबर 2 में लिखेंगे, नंबर 2 में देखिए क्या लिखेंगे कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। तो सरकार द्वारा कौन कौन से लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे कि सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि का निर्माण किया गया, ठीक है, आदि का निर्माण किया गया। नंबर 2 लिखना है, ठीक है। और नंबर 3 में देखिए क्या लिखेंगे, नंबर 3 में लिखेंगे समानता स्वतंत्रता की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई, ठीक है। जितनी भी समानता स्वतंत्रता की जो भावनाओं से जो भरे हुए थे उनकी क्या की गई, उनमें नए समाज की नींव रखी गई। और नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 लिखेंगे प्रभु सत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। ये देखिए अब प्रश्न नंबर आपका कौन सा था, प्रश्न नंबर आपका था कि पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रांस पर जो जो प्रभाव पड़े हम उनके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। फ्रांस पर जो जो प्रभाव पड़े हम उनके बारे में बात कर चुके हैं, जो आप लोगों ने उम्मीद है लिख भी लिए होंगे। इनको पहले लिख लीजिए। फ्रांस पर प्रभाव कि लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। फिर इसके बाद हमने 2 बारे में बात की कि यहाँ पर देखिए हमने इसमें बात की कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि का निर्माण कराया गया। इन सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। सबको लिखते भी चलिए साथ साथ में। समानता स्वतंत्रता की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई और साथ ही साथ नंबर 4 में बात की प्रभु सत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी। अब बात करेंगे जापान पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। ये कौन से प्रभाव थे, ये आपके प्रभाव थे कि फ्रांस पर क्या क्या प्रभाव पड़े। अब हम बात करेंगे कि यूरोप पर कौन कौन से ऐसे प्रभाव पड़े। तो यूरोप पर ऐसे कौन कौन से प्रभाव पड़े उनको भी लिख लीजिए, है ना। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यूरोप पर कौन कौन से प्रभाव पड़े तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। जिस तरीके से समझ लीजिए यूरोप में भी क्या होने लगा, तो यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और साथ ही साथ में क्या हुआ कि जितने भी राष्ट्र राज्य जो थे उनका उदय होने लगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर और आगे बात कर लेते कि यूरोप में भी क्या हुआ, तो यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा। यूरोप में भी किसका प्रचार होने लगा, तो यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा। जिस कारण क्या हुआ, जिस कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता के सिद्धांतों पर क्या दिया जाने लगा, जिस पर राजनैतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए पर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। इतना समझ में आ गया। तो ये जो आपका था ये आपका समाप्त हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 2 लिखिए। प्रश्न नंबर 2 को लिख लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 लिख लीजिए
कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इटली के एकीकरण, जो इटली का जो एकीकरण है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालो। साथ ही साथ में यहाँ पर हमको समझाना है अथवा करके। ये प्रश्न देखिए हमसे इस तरीके से पूछ सकता है और या फिर हमसे इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है। 3 तरह से ये प्रश्न हमसे पेपर में पूछा जा सकता है, लेकिन उसका आंसर सिर्फ हमको एक ही तरह से लिखना है। देखिए, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो, इस तरह से प्रश्न हमसे पूछ सकता है। या फिर प्रश्न हमसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसका अब हम आंसर लिखना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आंसर में देखिए क्या क्या लिखेंगे। अब देखिए, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का हमको यहाँ पर वर्णन करना है, क्योंकि हमसे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन पूछा गया। तो अब चलिए इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे कि इस समय जब इटली का जो एकीकरण हुआ तो क्या लिखेंगे। इस समय इटली जो है वो अनेक वंशानुगत राज्यों व इसमें जो इटली जो है वो अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, ये नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1 लिखेंगे। अब नंबर 2 लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 2 लिखेंगे कि इतावली भाषा जो थी, इतावली भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। जो इतावली जो भाषा जो थी वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, लेकिन देखिए अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। जो इतावली भाषा जो थी वो अनेक स्थानों पर नहीं बोली जाती थी, लेकिन अनेक स्थानों पर जो इसके अनेक रूप जो थे वो प्रचलित थे। ठीक है, अब नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि 1830 के दशक में जोसेपे मैथ्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। जो जोसेपे मैथ्सनी जो थी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इटली को एकीकृत करने के लिए क्या किया, इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना भी कर दी। तो यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की तो जोसेपे मैथ्सनी ने की। इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए नंबर 4 हेडिंग डालेंगे, नंबर 4 में लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 4 में लिखेंगे यहाँ पर कि 1831 में और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतावली राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमांट के शासक कौन थे। तो सार्डिनिया पीडमांट के शासक कौन है, विक्टर इमेनुएल आगे आया। जो विक्टर इमेनुएल जो था वो आगे आया। इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं। सबको लिखते भी चलिए साथ ही साथ में। देखिए अब इसमें देखिए नंबर 5 के बारे में बात करते कि 1859 में सार्डिनिया पीडमांट ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ठीक है, और इस युद्ध में जोसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में और लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। एक प्रश्न भी आपका रह गया, उसके बारे में बात करेंगे, और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न जो आपका छूट गया था उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, है ना। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो कब और कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण है जो है वो कब और कैसे हुआ, तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए जो राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी वो मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। इस तरीके से आप लोग लिखिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिखा इस तरीके से आप लोगों को भी लिखिए साथ ही साथ में। ठीक है, अब देखिए उन्होंने 1848 में क्या किया, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, जितने भी जर्मन महासंघ के जितने भी इलाके जो थे उनको जोड़कर क्या किया, एक निर्वाचित संसद द्वारा क्या किया उसने, कि द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरी बात को समझिए। जितने भी इलाके जो थे उनको आपस में जोड़कर क्या किया, एक निर्वाचित संसद, साथ ही साथ में संसद द्वारा किसका निर्माण किया, संसद द्वारा एक राष्ट्र राज्य का निर्माण कर डाला। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब देखिए जब उन्होंने राष्ट्र राज्य का बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने
मिलकर दबा दिया। अब ये जो था, इसको जो राजशाही और जो फौज की जो ताकत जो थी, उसने इसको मिलाकर, मतलब कि ताकत ने मिलकर इसको दबा दिया। अब और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। जितने भी प्रसा के बड़े जो भूस्वामी जो थे, उन्होंने उसका समर्थन कर डाला। ठीक है, देखिए उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व कर डाला, का नेतृत्व संभाल लिया। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि उसका मुख्यमंत्री ऑटोन बिस्मार्क, ठीक है, जो उसका जो मुख्यमंत्री कौन था, तो उसका मुख्यमंत्री जो था वो ऑटोन बिस्मार्क था, इस प्रक्रिया का जनक था। तो इस प्रक्रिया का जनक था। और आगे बात कर लेते कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त हुई। ठीक है, एकीकरण की जो प्रक्रिया वो पूरी हुई। और इस तरह से जो 1871 में क्या हुआ, तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। सो चलिए आज की इस क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, और जिसमें हमने जो आपका चैप्टर जो था यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, इस चैप्टर के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की। जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।